बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन आज यूम ख़वातीन है और इस दिन पाकिस्तान के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, जो हमने इससे पहले देखा है, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ना मिल रहा हो। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को जुल्म किया गया, जबर किया गया, चादर और चार दीवारी की तकद्दस को पामाल किया गया, घसीटा गया, ख़वातीन को सड़कों से घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको बालों से घसीटा गया। और आज भी इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में बग़ैर किसी जुर्म के ख़वातीन जेलों के अंदर बंद हैं। और इसके साथ साथ इन ही ख़वातीन में और इसी गंदे फस्तायत और जुल्म वाले माहौल में एक ऐसी खातून भी है जिसे इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए नामज़द किया गया। महरंग बलोच वो खातून है, वो इस धरती की, इस मुल्क की बेटी है जिसने वो तमाम तर ख़तरात को अपने सामने देखते हुए, जुल्म बर्बरियत की हद को बर्दाश्त करते हुए, सर्दियों में ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका गया, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, कई हज़ारों उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं, कई कई सालों से उनको अगवा किया रखा हुआ है। अभी तक मिसिंग पर्सन में बलूचिस्तान सबसे आगे है, लेकिन महरंग बलोच की वो आवाज़ है जो इस वक्त तक डटी हुई है और हर तरह के जुल्म का, फस्तायत का उसने सामना किया। और महरंग बलोच इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन की पहचान बन चुकी हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर महरंग बलोच को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये उसकी जद्दोजहद, उसकी कोशिश, उसकी जो स्ट्रगल है, उसने जिस माहौल में रहकर ये अमन की और ये स्ट्रगल की है, उस माहौल में उसे ये प्राइज़ उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। और ये बहुत छोटा है, लेकिन ये इसलिए तसल्ली बख्श है कि चलें कोई तो ऐसा इस मुल्क के अंदर है जो अमन के हवाले से जाना जाता है और उसे नॉमिनेट किया गया। पाकिस्तान की जो फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत है, इसकी तारीख़ें सारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो रियासत है, अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी में भी आखिरी दर्जों पे है, अमन में भी आखिरी दर्जों पे है, इंसाफ में भी आखिरी नंबरों पे है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसखरे ही मसखरे हैं जो काम कर रहे हैं, हर तरफ से गलत एस्टीमेट लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है जो किसी एक चीज़ को जज कर सके कि अगर मैं ये हरकत करता हूँ तो इसका नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो लोग कामयाब हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे उनका ताल्लुक़ सरमायादारी से हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक की चापलूसी करता हो और किसी एक ताकत के आगे यस सर कहता हो। ये इस मुल्क के अंदर कोई सलाहियत, कोई मेरिट, कोई किसी किस्म का ऐसा हुनर नहीं है जिसे कदर की निगाह से देखा जाए और जिसके लिए ये कहा जाए कि ये यहाँ पर ये अपने मेरिट से आया है। हमारे फार्म 47 की जो हुकूमत है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एहसन इकबाल साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ किस बुग़्ज़ से, किस नफ़रत से उन्होंने इमरान खान के हवाले में बात की। लेकिन बात वही है कि अब ये 70 का दौर नहीं, ये 80 का नहीं, ये 90 का नहीं, ये एहसन इकबाल साहब शायद अभी अपने उस पुराने दौर में कहीं गुम है। अब ये दौर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़िरौन के दौर में, जैसे नमरूद के दौर में, जैसे हर एक दौर में एक ताकत रही है। जैसे फ़िरौन के दौर में, मूसा के दौर में जो जादूगर थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो फ़िरौन को ये साबित करवाते थे कि वो सब कुछ करता है, वो मारता है, वो ज़िंदा करता है, वो रोज़ी देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मूसा को ये ताकत दी, ये इख्तियार दिया कि वो जादू सब नाकाम हो गए। तो ये सोशल मीडिया भी आज के जो बड़े बड़े टाइकून अरबों खरबों के हिसाब से खर्च करके टीवी के ऊपर बैठकर किसी गलत प्रोपोगंडे को फैला रहे हैं और कई कई लाखों के हिसाब से वो पैसे मराहत लेते हैं। उसके लिए एक मुफ्त बैठा काम करने वाला सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी हकीकत बताता है और वो सारे के सारे नैरेटिव बेकार हो जाते हैं, बेबुनियाद हो जाते हैं। ऐसे दौर में एहसन इकबाल साहब वहाँ ऑक्सफोर्ड में गए
उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना, और जो वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने आगे से किस तरह से सवाल किए वो भी आपने सुना। लेकिन एहसन इकबाल को ये अंदाज़ा नहीं था, ये जजमेंट गलत हो गई कि ये पाकिस्तान नहीं है। ये अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सवाल और जवाब होते तो शायद इस वक्त तक कितनी खबरें आ चुकी होती। उसकी माँ उठा ली गई, उसकी बहन उठा ली गई, उसके घर में चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, उसे उससे सज़ा दी गई, उसके बूढ़े वालिद को कैद कर दिया। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड में था और वहाँ पर इनकी चलती नहीं थी। अपनी तरफ से इन्होंने बदनीयती करने की कोशिश की, इमरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गया। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा ये जो फार्म 47 का मसला सेटअप है, इसके जहन में ये है कि ये किसी भी सूरत इमरान खान को रिलीफ़ करने के लिए या कहीं किसी तरह से उनके ऊपर कोई हल्का हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अब इमरान खान की जंग या तो पाकिस्तान की अवाम है या ऊपर अल्लाह है। बाकी इमरान खान के साथ ना उसके सियासतदान हैं, ना उसके इस मुल्क का कोई कानून है, ना उसके साथ इस मुल्क का कोई उसूल है। उसके साथ सिर्फ अल्लाह और पाकिस्तान की अवाम है। देखते हैं कि ये जो फस्तायत वाले ताकतवर हैं ये कब तक जुल्म करेंगे और जुल्म में किस हद तक जाएंगे। उसमें अल्लाह ताला किस तरह से इनको मुँह की इससे पहले जिस तरह से ये खाते आए हैं, जलील होते आए हैं। और बात वही है, किसी बेगैरत बेशर्म के पीछे दरख्त पर जमा था और किसी ने कहा कि ये क्या हुआ, तो उसने कहा कि खैर है, हम इसमें इसके साए में बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मुंह पर बेइज्जती खाने के बाद भी कहते हैं कि इनको पता नहीं, इनको आगाही नहीं, ये असल बात नहीं जानते। लेकिन शायद असल बात ये इस्टेब्लिशमेंट हो, ये ब्यूरोक्रेसी हो, ये मस्करे हों, शायद असल बात ये ना जानते हों। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।